दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमानत अर्जी पर सुनवाई को 21 मार्च तक के लिए टाल दिया है। वहीं इसी मामले को लेकर ईडी ने मनीष सिसोदिया की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने इस अर्जी पर अपना फैसला महफूज रख लिया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। भारतीय जनता पार्टी एक नए सिद्धांत पर चल रही है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। बीजेपी का अब यही नारा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं तो आप राजा हरिश्चंद्र हैं, वरना मनीष सिसोदिया जिनके घर 14 घंटे सीबीआई छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता। गांव में छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता। दफ्तर में छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता। बैंक के लॉकर पे छापेमारी करती है, कुछ नहीं मिलता। पहली चार्जशीट आती है, कुछ नहीं मिलता। दूसरी चार्जशीट आती है, कुछ नहीं मिलता। सीबीआई 5 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। फिर 2 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। तो मोदी जी बौखला गए, कह रहे कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? लगाओ अपनी ईडी। 10 महीने से ईडी कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, तब उसको याद नहीं आया कि हमको इस मामले में घुसना है। जिस दिन मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका लगने वाली होती है 10 तारीख को, ठीक उसी दिन ईडी कहती है हम गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। क्या इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? इस देश की जनता मूर्ख है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के नेता हैं, हेमंत विश्व शर्मा जिसके खिलाफ वाटर घोटाला लेके आती है बीजेपी, उनको मुख्यमंत्री बनाती है। व्यापम घोटाले में फंसे शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाती है। माइनिंग घोटाले में फंसे येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाती है। लैंड स्कैम में फंसे नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बनाती है। रेड्डी ब्रदर्स पे सीबीआई की इंक्वायरी बंद। मुकुल राय को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा स्कैम में सीबीआई ईडी की जांच चल रही होती है, उनको अपनी पार्टी का नेता विरोधी दल पंजाब बंगाल के अंदर बनाती है। कितने नाम गिनाऊं, कितने नाम गिनाऊं? जो लोग अजीत पवार पे सिंचाई घोटाले का आरोप भाजपा के लोग लगा रहे थे, चक्की पिसिंग कर रहे थे। अजीत पवार के साथ सुबह 6:30 बजे शपथ लेते हैं। मरकजी सरकार पर महिला आरक्षण विधेयक पास कराने का दबाव बनाने के लिए तेलंगाना सीएम की बेटी आज भूख हड़ताल पर है। भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS की MLC के कविता दिल्ली के जंतर मंतर पर अपोजिशन नेताओं के साथ पहुंची। आपको बता दें कि कविता की हिमायत में भूख हड़ताल पर उनके साथ आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, माकपा और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट समेत दीगर पार्टियों के नेता जंतर मंतर पहुंचे। आपको हम ये भी बता दें कि कविता के इस हड़ताल को 12 दीगर अपोजिशन दलों ने हिमायत दी है। महिला आरक्षण बिल में खवातीन के लिए लोकसभा और सभी रियासती विधानसभाओं में 33% सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है। इस बिल को मई 2008 में राज्यसभा में पेश किया गया था और एक स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था। 2010 में इसे सदन में पास किया गया था और लोकसभा को भेजा गया था, लेकिन ये बिल 15वीं लोकसभा में लैप्स हो गया। मरकजी सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की आसामियों में साबिक अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया है। साथ ही ऊपरी एज लिमिट मयार में भी छूट दी गई है, जो इस बात पर मुनहसिर करता है कि उम्मीदवार अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैच का। मरकजी वजारत ए दाखिला ने ये ऐलान किया है, जिसे 6 मार्च 2023 की तारीख से जारी किया गया है। इसे लागू करने के लिए वजारत ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में तरमीम की है,
जो 9 मार्च से लागू हो गया है। इसके मुताबिक कांस्टेबल पद के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को ऊपरी एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी, जबकि इसके बाद के सभी बैचों के उम्मीदवारों को ऊपरी एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा बीएसएफ में भर्ती होने के लिए अप्लाई करने वाले साबिक अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट दी जाएगी। गौरतलब है कि मरकज 4 साल का दौर पूरा करने के बाद देश की तीनों सेनाओं से रिलीज होने वाले ज्यादा से ज्यादा अग्निवीरों को रेगुलर करने के लिए कई उपायों को लगातार करने की कोशिश कर रही है। और इसके तहत वजारत दाखिला लगभग सभी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ में साबिक अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान कर चुका है। वजारत दिफा ने भी फौजी दस्तों के अलावा अपने दीगर महकमों में साबिक अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन का ऐलान किया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की कई बड़ी कंपनियों जैसे महिंद्रा, टाटा ने भी वायु, थल और जल सेना से 4 साल बाद रिलीज होने वाले अग्निवीरों को नौकरियों में तरजीह देने का ऐलान किया है। इसके अलावा ज्यादातर रियासती सरकारों ने प्रोविंशियल आर्म्ड फोर्सेस की भर्ती में साबिक अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन का ऐलान किया है। रांची का अंजुमन इस्लामिया अस्पताल दिन पर दिन तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। अजीम मुजाहिदीन ए आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जरिए कायम करदा अंजुमन इस्लामिया की जेर निगरानी में यह अस्पताल गरीब आवाम के इलाज के लिए बड़ा सहारा है। इस अस्पताल में महज 50 रुपए फीस देकर माहिर डॉक्टर से सलाह लेने और इलाज कराने की सहूलियत दस्तयाब है। 70 बेड वाले इस अस्पताल में तकरीबन हर मर्ज के माहिर डॉक्टर अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं और मजीद बेहतर डॉक्टरों की खिदमत हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरी जानिब मरीजों को बेहतर सहूलियत देने के लिए अस्पताल अहाते में नई इमारत के तामीराती कामों की शुरुआत हो गई है। खुशाइंद बात यह है कि इस अस्पताल में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत गरीब मरीजों के इलाज की सहूलियत दस्तयाब है। आइंदा रमजान के पेश नज़र अंजुमन के जिम्मेदारों ने अहले खैर हजरात से अस्पताल के फंड में ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात की रकम फराहम कर ताउन करने की अपील की है। मरीज़ चूँकि ये ऐसा हॉस्पिटल है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसमें और स्लम एरिया में है, तो सभी कौम के लोग यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, जो दबे कुचले लोग हैं, तो उनको ख़ास ख्याल रखते हुए, उन लोगों पे ख़ास ख्याल रखते हुए इलाज बहुत आला दर्जे का किया जा रहा है और बहुत मुनासिब और कम कीमत पर। चूँकि ये कोई गवर्नमेंट से हम लोगों को ऐड नहीं मिलता है, लेकिन इसी में हम लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करके, कुछ लोग और कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसी को लेकर के ये हॉस्पिटल चल रहे हैं। हम लोग चला पा रहे हैं, जितना हो सकता है बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। अभी देखे होंगे पहले जो ओपीडी पुरानी बिल्डिंग थी, सबसे पुरानी जगह, उसको हम लोगों ने डेमोलिश कर दिया है और G+3 उसमें बनाने का मंसूबा है। इंशाअल्लाह उसमें जल्द से जल्द लेआउट, रमज़ान से कबल लेआउट हो जाएगा और वहाँ एक ओपीडी 4 ओपीडी बनेंगे और एक से रूम भी वहीं हो जाएगा। तो ये 15 दिन के अंदर काम शुरू होगा, फिर एक साल के अंदर G+3 बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, तो फिर उसमें और ज़्यादा लोगों को, मरीज़ों को फ़ायदा पहुँचेगा। ये हम और ये जो अभी टीम है, सब काम करने वाले लोग हैं, सबकी ख्वाहिश ये है कि हॉस्पिटल अच्छा हो और दबे कुचले गरीबों का इलाज बहुत ही मुनासिब कीमत पर हो। ये हम अल्लाह के ज़ात से भी उम्मीद करते हैं और लोगों से उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि वह बढ़ चढ़ कर के हिस्सा भी ले। और अब रमज़ान का महीना भी आ रहा है, तो लोगों से ये भी अपील करेंगे कि इलाज के लिए जो हम लोग मदद करते हैं, इलाज के लिए ज़कात की रकम अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल जिसके अकाउंट अलग है, वहाँ लोग उसमें मदद करें ताकि दबे कुचले लोगों का इलाज, बहुत से ऐसे हैं मरीज़ जिनको बाहर भी इलाज के लिए जाना पड़ता है, वेलोर जाना पड़ता है, दिल्ली या बॉम्बे, जो कैंसर से मुलविस हैं या और किसी खतरनाक बीमारी में, उन लोगों को भी हम ज़कात की रकम देकर उनको फ़ायदा पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि लोग ज़कात की रकम भी दे करके ताउन करेंगे। अब तो ये देखिए, आप नेफ्रोलॉजिस्ट भी आ ही रहे हैं, डायलिसिस भी हो रहा है बहुत, पूरे रांची शहर में सबसे कम कीमत पे। अब यहाँ पे एक है, हम लोग ने जो झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से एक CT स्कैन के लिए हम लोगों ने मुतालबा किया है, तो माननीय मंत्री जी ने वादा किया है कि ये मार्च में आपको CT स्कैन उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो CT स्कैन हो जाने के बाद और भी सहूलतें फराहम हो जाएंगी लोगों के, पेशेंट को बहुत। और आने वाले दिनों में हम लोगों का एक फ्यूचर प्लान ये है कि यहाँ ब्लड बैंक भी हो
और MRI के लिए भी मशीन, इसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कामयाबी होगी। जामिया हॉस्पिटल दिन ब दिन तरक्की कर रही है और हम लोग डेडिकेटेड हैं यहाँ के गरीब गुरबा आवाम के लिए, और भी जो लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, सस्ता और अच्छा इलाज कराने आते हैं, उनके लिए हम लोग डेडिकेटेड है और हर दिन हम लोग प्रयास करते हैं कुछ बेहतर हो। इसी बेहतरी के एक कड़ी ये भी हम लोग ने बनाया है कि हम लोग को OPD और स्ट्रॉन्ग करना है। OPD के साथ साथ स्क्रीनिंग और जो भी पैथोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है उसको सस्ता और बेहतर तरीके से देने के लिए हम लोग एक नई बिल्डिंग की तामीर करने जा रहे हैं। जो ये एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको पुराना OPD था, इसको हम लोग पूरी तरह से डेमोलिश कर दिए हैं। डेमोलिश करने के बाद अभी हम लोग का जो नेक्स्ट प्लानिंग होगा वो नक्शा बन करके सब तैयार है। इंशाल्लाह एक भव्य यहाँ पर इमारत इंशाल्लाह हम लोग तामीर करने जा रहे हैं। G+5 का प्लानिंग है। अभी हम लोग G+4 तक कंटिन्यूस काम लेकर के चलेंगे। यहाँ पर वेटिंग हॉल भी रहेगा, सारा OPD पेशेंट्स के लिए यहीं पर रहेगा। यहाँ पर अपना एक हम लोग का मेडिसिन काउंटर भी होगा, जहाँ पर सस्ते दर पे हम लोग मेडिसिन उपलब्ध कराएंगे सारे पेशेंट्स के लिए। और बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए हम लोग बड़े से बड़े डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर को यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बात चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग ये नया बिल्डिंग कंप्लीट कर लेंगे और एक अच्छा आपको हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिटी के रूप में आपको हॉस्पिटल दिखेगा अंजुमन इस्लामिया रांची। इस्लामिया शुरू से ही आपको जैसा कि मालूम है कि लोगों के ताउन से बहुत बड़ा काम होता है अंजुमन इस्लामिया में, ख़ास करके अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में भी। ज़कात रकम अभी थोड़ा हम लोग वीक है। ज़कात रकम में ज़कात जो हमारा अकाउंट है, जिससे हम लोग बहुत सारे मरीज़ों का फ्री में इलाज करते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनके पास 3-4-5 हज़ार रुपये ही रहता है और बड़ा ऑपरेशन यहाँ होता है जिसका खर्च जो होता है तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्च बैठता है। कभी 25 का जो पैकेज रहता है वो भी पेशेंट नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो वो सब जो होता है पॉसिबली हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग ज़कात फ़ंड से उनको हेल्प किया जाए, उनकी मदद की जाए। लेकिन आज हमारे ज़कात फंड में पैसा बहुत कम है। कोविड का मार हम लोग झेले हुए हैं। कोविड के बाद बहुत सारी परेशानियां लोगों के पास आई, तो ज़कात कलेक्शन में काफ़ी कमी आ गया है। तो बस गुजारिश सबसे यही है कि आप अपने ज़कात का रकम अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में डोनेट करें, दें। यहाँ पर ये बेहतर जगह होगा आपके ज़कात के अदायगी के लिए, और यहाँ से हम लोग गरीबों की मदद कर पाएंगे, वैसे मरीज़ों की मदद कर पाएंगे जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे। उनको इंशाल्लाह उस पैसे से उनकी खिदमत की जाएगी, उनका इलाज करवाया जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा इलाके के वार्ड नंबर 79 के बाशिंदों ने अपनी पार्षद राबिया गुडेज के खिलाफ सीवर, सड़क और गंदगी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। यहाँ रहने वाली ज्यादातर आबादी अकलियत आबादी है, जिनका कहना है कि पिछले कई सालों से यहाँ सीवर लाइन नहीं डाली गई है। साथ ही साथ वार्ड में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सियासी पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो जनता से बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन इस वक्त हम राजधानी जयपुर में मौजूद हैं। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 79 के जो बाशिंदे हैं, उन्होंने अपनी पार्षद के खिलाफ आज मोर्चा खोल दिया। समस्याएं सड़क, सीवर और सफाई। वार्ड नंबर 79 की जो ज़्यादातर आबादी है ये अकलियत आबादी है। अब हमारे पीछे देख सकते हैं मोहल्ले के मोअज़्ज़िज़ लोग भी मौजूद हैं। अकलियत आबादी के जो लोग हैं, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, इनसे हम जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है साहब आपका, क्या क्या समस्या है और किस मुद्दे को लेकर आज आप लोगों ने प्रदर्शन? हमारी जो मेन जो समस्या है वो तो सीवरेज लाइन की है। वो अभी जैसे कि हमारे आसिफ भाई ने बताया, 50 साल से सीवरेज लाइन वही चल रही है और आज तक उसको बढ़ी या उसको चेंज नहीं किया गया। दूसरा मसला है यहाँ जो नालियाँ हैं और जो कचरे का प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा है कि ऊपर आते नहीं है। ऊपर सिर्फ या तो मैरिज लॉन या ढाबे पे या होटल पे जा कर के और वहाँ सामान उठाते हैं और वहाँ से वो बंदी लेते हैं। पार्षद कौन है आप? पार्षद हमारे राबिया गुडेज है, और राबिया गुडेज आजकल ना तो फ़ोन उठाती हैं ना बात करती हैं। उनके हस्बैंड उनका काम देखते हैं और वो ये एक तरह से बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल नहीं है इस वक्त। अभी हमने कुछ टाइम पहले हमारे गैस एजेंसी है यहाँ पर जाके मोहल्ले के सभी लोग जाते हैं, वहाँ करीब ये समझ लो आधा फीट कचरा और कादा था। हमने उनको खबर की, इन्फॉर्म किया, दिखाया, व्हाट्सअप किया, लेकिन आज तक साफ़ सफाई नहीं हुई। अपने लेवल पर हम लोग मैनेज करते हैं। आपका क्या नाम है, क्या क्या समस्याएं हैं? पार्षद को आपने अवगत कराया, उसके बाद कार्रवाई हुई है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है। मैं बाबूगढ़ पर नगला मस्जिद के सामने रहता हूँ। मैंने राबिया गुडेस को ये खुद बता देंगे कि किसकी वजह से कैसे जीती, वो कितनी मेहनत हुई है। मैंने पब्लिकों के पास जाके हाथ मिनती जोड़ के उनको वोट डलवाया और आश्वासन ये दिया अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमसे बात करना। वो लोग सब मेरे पास आते हैं, मुझे जाके गाली गुफ्तार करते हैं लोगों के सामने। उनके सामने लोगों ने मुझे गाली गुफ्तार करी, लेकिन उसके बाद भी मैंने कोई दिक्कत नहीं होगा। काम होता है। मैं जाता हूँ इंस्पेक्टर के पास, और इंस्पेक्टर के पास जाने के बाद वहाँ से आदमी को लेके आता हूँ, बस काम कराता हूँ। काम उनका होता है। हम बहुत सारा डेलीगेशन मिलके रफ़ीक साहब के पास गए थे। यहाँ के महल्ले के बुज़ुर्ग, या हमारे अमीर भाई हैं, हाजी अमीर साहब या मजीद भाई हैं, ये इनको लेके हम गए थे वहाँ पर।
रफ़ीक साहब के पास, उन्होंने हैंड टू हैंड उनको बुला लिया था अधिकारियों को, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि बेफिक्र रहो, आपका 15-20 दिन के अंदर गटर लाइन डल जाएगी। दिवाली के बाद हमें आश्वासन दिया था, दिवाली भी निकल गई, होली भी निकल गई, लेकिन आज तक गटर लाइन का काम नहीं हुआ। आप बताइए साहब, आप क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या यह है, जब वोट डाल रहे थे पारस साहब के लिए वोट मांगने आए थे रफ़ीक साहब, जब मैंने ये कहा था कि हम बरसों बरस से मैं तो गटर लाइन की सिविल लाइन की तरफ से परेशान है, और मस्जिद अमूमन ज़्यादातर मस्जिद के वहाँ जाकर के सारा मामला रुकता है, यहाँ से वहाँ तक पूरी लाइन चौक है। तो उन्होंने कहा था कि पारस साहब जीते नहीं जीते आपके गटर लाइन डलेगी। पारस साहब जीत गए और मुझे उनके विदा होने का टाइम आ रहा है, थोड़ा सा टाइम रह गया, बाकी गटर लाइन नहीं डली। सिर्फ नाम से ही हेरिटेज लगता है। यहाँ की जो आबादी है, खासकर अक़लियत आबादी, क्या हम इसलिए बने? हमारे रहनुमाओं से ये सवाल है कि क्या अक़लियत की आबादी सड़क, सीवर, सफाई, इन्हीं समस्याओं से जूझती रहेगी? आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ के मोहल्ले के जो लोग हैं, मौजूद लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्होंने आज मोर्चा खोल दिया है और आज वो सड़कों पर आ गए हैं। सवाल ये उठता है कि जो रहनुमा हैं हमारे, जो कौम के रहनुमा बनते हैं, उनके कान पर कब तक जू रेंगती है और उनकी समस्याओं का समाधान आखिर कब तक होता है? तहज़ीब टीवी के लिए जयपुर से मैं अज़हरुद्दीन।